हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे 9th क्लास की कार्यपत्रक 7 जो कि 22 जुलाई को आपको करनी है। यह हमारा उपविषय है इतिहास की समझ भाग 2। ठीक है, भाग 1 हमने पहले कर लिया था 20 तारीख को। अब हम करेंगे 22 तारीख को इतिहास की समझ भाग 2। देखिए, इसमें हमने आदि मानव के बारे में पढ़ा था, किस तरह से मनुष्य ने धातु की खोज की, प्राचीन भारत के बारे में बेसिकली हमने पढ़ा था उसमें। अब हम देखते हैं भारत की, अगर हम और आगे बढ़ें, ठीक है, धातु काल से हम आगे बढ़ें तो कौन सा काल आता है। अगर हम आदि मानव के टाइम से आगे बढ़ते हैं तो कांस्य युगीन सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता आती है। उसके बाद वैदिक सभ्यता का आगमन होता है। फिर ठीक है, फिर सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद फिर नए नए किंगडम बनने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत। देखें तो बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया चलती आ रही है और भारत बहुत समय से ही अलग अलग आर्थिक और अलग अलग धार्मिक सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए भी एक साथ वो लोग जो हैं वो रहते आए हैं। हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास की जो शुरुआत है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से मानी जाती है और आर्यों के आने से ये और बढ़ जाती है। ठीक है, आर्यों के आने के बाद वैदिक सभ्यता हो जाती है, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक और वैदिक युग, उत्तर वैदिक। ठीक है ना। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी यानी कि आज से लगभग 2300 साल पहले की बात है, सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखने को मिलता है। एकीकरण का मतलब है कि जो भारत है, ठीक है, संपूर्ण जो भारत है, संपूर्ण भारत के ज्यादातर क्षेत्र पर अशोक का हमें साम्राज्य देखने को मिलता है। जो मौर्य डायनेस्टी था, मौर्य वंश था, वो पहला ऐसा वंश था जिसने हम पूरे साम्राज्य को, पूरे भारत देश को एकीकरण के सूत्र में बांधा। ठीक है, इतना बड़ा साम्राज्य हम पहले कभी नहीं देखते। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैलता है अशोक के द्वारा, और सम्राट अशोक जो है वो शिलालेख लिखवाते हैं, अभिलेख लिखवाते हैं, और अपनी राजकीय जो भी बातें हैं वो उन अभिलेखों पर वो लिखवाते थे। हमारे देश का जो राजनीतिक प्रतीक चिन्ह है, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, वहां से लिया गया है। उन्होंने अपने सिक्कों, हाँ, जिसे मतलब भारत सरकार ने जिसे अपने सिक्कों, बैंक नोटों, सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक मोहरों पर देखा गया होगा, आपने देखा होगा। ठीक है ना। एक ऐसे जो सिंह स्तंभ आपने देखा होगा, जिसे अशोक स्तंभ भी बोलते हैं, ऐसे शेर बना हुआ है और इस तरह से कुछ, ठीक है, और इधर भी शेर का मुंह है और इस तरह से कुछ अशोक स्तंभ आपको देखने को मिलता होगा। हालांकि मैं अच्छा नहीं बना पा रही, लेकिन आपने सिक्कों पर देखा होगा साइड में छोटा सा सिंह स्तंभ जो है वो बना होता है। पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंचा। ठीक है, पहली सदी में स्थापित गुप्त वंश के साम्राज्य को भारत का उस समय का स्वर्णिम काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस समय बहुत सारे कवियों का, बहुत सारी साहित्यिक रचनाओं का, सोने के सिक्कों का बहुत व्यापार हुआ और सांस्कृतिक तौर पर बहुत मंदिर बनाए गए इस समय वैष्णव सभ्यता से जुड़े हुए। तो बहुत सारा अगर हम देखें तो इस गुप्त काल के टाइम पे सांस्कृतिक कल्चर जो है हम देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है भारत में। एक स्वर्णिम काल इसीलिए कहते हैं। 8वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल में भारत आया। देखिए, हमने देखा कि जो मुस्लिम हैं, अरेबियंस हैं, वो सबसे पहले केरल में आए। मतलब हालांकि वो तो वैसे तो सूरत भी पड़ता है, लेकिन केरल जो है वो ज़्यादा तौर पे हम देखते हैं कि चाहे वो ईसाई धर्म हो, यूरोपियंस हों, चाहे मुस्लिम्स हो, उनके लिए केरल जो है वो एक सूटेबल जगह पड़ती थी, क्योंकि केरल जो है हिंद महासागर के बिल्कुल वेस्ट से अगर हम देखें तो सबसे पहले पड़ता है। ठीक है, दिल्ली के चौहानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। ठीक है, जिसने लगभग 320 सालों तक राज किया। उसके बाद देखते हैं कि इस काल में फिर एक और बड़ा हमें राजनीतिक पैमाना देखने को मिलता है, और इस काल में हमें भारत में राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सेन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, अहोम, चोल, पांड्य, विजयनगर, बहुत साम्राज्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस काल की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें अपने समय की कहानी बताती हैं। कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, कंदारिया महादेव मंदिर यानी खजुराहो के मंदिर की बात हो रही है, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी इमारतें जो हैं, अपने आप में ही भारत की सांस्कृतिक विरासत को और ज़्यादा गौरवशाली बनाती हैं। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने समाज में एक समाज सुधार की भावना को बढ़ाया। अब आप यहाँ देखेंगे, देखिए ये है
भक्ति धारा, ठीक है, राम भक्ति या कृष्ण भक्ति, ठीक है ना। तो किस तरीके से जो आडंबर जो कर्मकांड चले आ रहे थे उसमें सुधार किए बहुत सारे सूफी संतों ने, जो भक्ति मार्ग को मारने वाले थे, इन सारे जो भी प्रकांड, जो भी पंडित थे या जो भी समाज सुधारक थे, इन्होंने समाज को सही राह पर ये लेके गए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकबर कैसे अपने अपने इबादत खाने में बैठ के अन्य विद्वानों से अलग अलग धर्मों के बारे में जान रहा है, उनके बारे में चर्चा कर रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कृषि की बात करें तो कृषि में रहट, नहरों व तालाबों, लोहे के हल, चरखे से बहुत विकास हुआ, ठीक है। कृषि का बहुत विकास हुआ। कृषि उत्पादों में अगर हम देखें तो हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार व साहित्य कला में भी हम भारत को बहुत तरक्की जो है वो मिली है। बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि अगर मूर्ति में हम बात करें तो गांधार शैली और मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई जो कि बहुत ही अच्छी हैं। फिर हम बात करते हैं कि भारत के जो गरम मसाले और जो भारत का सूती व्यापार है वो कहीं ना कहीं दुनिया के अन्य व्यापारियों को, लोगों को भारत की तरफ अट्रैक्ट करता था ताकि वो भारत की तरफ आके व्यापार कर सकें, ठीक है। तो ये तो हो गए आज आपकी वर्कशीट में मध्यकालीन भारत के बारे में, ठीक है। अगली जो वर्कशीट आएगी उसमें हम आधुनिक भारत के या आधुनिक भारत की जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं या क्या एक मेन फीचर्स है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लिखिए, ठीक है। अगर हम देखें तो भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत जो है वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, ठीक है। यहाँ सब धर्म धार्मिक सहिष्णुता और समानता के साथ रहते हैं, मतलब जितने भी धर्म आप भारत में देखते हैं सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारे इतिहास में हम देखते हैं, अगर हम प्राचीन मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का समन्वय हमें देखने को मिलता है, ठीक है। भारत आज भी अखंड रूप से वैसे का वैसा ही है जैसे कि वो प्राचीन काल में या मध्य काल में या आधुनिक काल में हमें देखने को मिलता है। ईसाई और इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण थे, मतलब केरल में ही ये लोग सबसे पहले क्यों आए। अगर हम देखें पश्चिमी देशों के लिए हिंद महासागर से भारत में आने की सबसे अच्छी स्थिति केरल में ही बनती है। अगर आप पश्चिम की तरफ से आएंगे तो केरल जो है नीचे की साइड में, ये देखिए जैसे भारत का दक्षिणी हिस्सा है तो यहाँ पर जो केरल की स्थिति है और यहाँ से अगर लोग आ रहे हैं तो ये जो एरिया है सबसे पहले इनके लिए पड़ता है। नीचे ये हिंद महासागर है तो ये जो स्थिति है सबसे ज़्यादा अच्छी है। और फिर यहाँ पर गरम मसाले और कपड़े का बहुत अच्छा व्यापार था तो लोगों को यहाँ पर गुंजाइश दिखी और उन्होंने यहाँ पर आके ट्रेड करना, व्यापार करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो मसालों का व्यापार था, काली मिर्च जिसको लोग यूरोप में काला सोना बोलते थे, तो उसके लिए लोग जो है वो केरल की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए हमने देखा कि जो वास्को डी गामा है वो सबसे पहले केरल के कालीकट तट पर ही पहुंचा था। हालांकि उसको पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, वो भारत की खोज में निकला था लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पर काली मिर्च और सूती कपड़ों का इतना अच्छा मतलब भंडार है। तो जब वो यहाँ से लौट के गया तो अपने देश में जब उसने बताया और धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में सारी चीज़ें फैल गई तो फिर धीरे धीरे करके एक के बाद एक अन्य यूरोपीय कंपनियों का भारत की तरफ आगमन शुरू हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची, उनके स्थान, निर्माणकर्ताओं और उनकी विशेषताओं के साथ बताइए। अब आपको क्या करना है, आपको भारत की जो भी इमारतें हैं उनके बारे में उनकी एक एक विशेषताएं आपको बतानी है। तो ताजमहल देखेंगे, ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने अपनी मुमताज़ महल अपनी बीवी की याद में बनवाया था। इसको बनने में 22 साल लगे थे और ये पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना है, ठीक है, वाइट मार्बल से बना है। कुतुब मीनार जो है हम देखें उस समय का एक उत्कृष्ट नमूना है और उस समय का एकदम जो मुस्लिम वास्तुकला का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये बलुआ पत्थर से बना है और किसने बनवाया था, हालांकि शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, ओके। आगे पढ़ते हैं, हुमायूं का मकबरा। ये हुमायूं की जो बीवी थी हमीदा बानो बेगम उसने बनवाया था, हालांकि हाजी बेगम भी बोलते हैं उनको, उन्होंने बनवाया था और इस मकबरे का निर्माण करवाया था। यहाँ पर बहुत सुंदर बगीचा में देखने को मिलता है। चौथा है सांची स्तूप, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, भगवान बुद्ध के अवशेष के लिए बनवाया गया था और ये किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। अगला है खजुराहो के मंदिर,
खजुराहो के मंदिर भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली हुई है, ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कंदरिया महादेव मंदिर, वो खजुराहो के मंदिर में ही स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है, इसके क्या कारण है? देखिए, भारत के जो गरम मसाले थे और जो साथ साथ उसके रेशमी कपड़े थे, उसके लिए भारत जो है पूरी दुनिया में बहुत फेमस था, जिसकी वजह से भारत के लिए जो यूरोपियंस थे वो भारत की तरफ आकर्षित हुए। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में विभिन्न साम्राज्यों व उसके शासकों के क्षेत्र आपको दर्शाने हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर भारत में लोकेट करता है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको किंगडम दिखेंगे बहुत सारे। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है, यहाँ पर गुजरात के कुछ हिस्से में, राजस्थान के कुछ हिस्से में था। और इधर महाराष्ट्र के इधर थोड़ा सा वेस्ट महाराष्ट्र में आएंगे तो आपको चालुक्य राजवंश दिखेगा। ये उड़ीसा में आपको कलिंग राजवंश, बंगाल में आपको पाल राजवंश, उसके बाद पल्लवास, ये तमिलनाडु में आपको दिखेंगे पल्लव वंश। पल्लव वंश थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ दिखेंगे चोल वंश। केरल में दिखेंगे चेर वंश। और सबसे नीचे के दक्षिणी तमिलनाडु में आपको दिखेंगे पांड्य वंश। ठीक है बच्चों, दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये गंग वंश। ठीक है, ये 9 राजवंश जो हैं आपको यहाँ पर मैंने शो करके दिखा दिया है कि कौन से किस राज्य में है। ठीक है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, गुजरात राजस्थान में आपको गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है, वेस्ट महाराष्ट्र में आपको चालुक्य किंगडम, उसके बाद उड़ीसा में कलिंग, बंगाल में पाल किंगडम, उसके बाद हल्का से कर्नाटक की साइड आएंगे तो पश्चिमी गंगा, उत्तरी तमिलनाडु में पल्लव, मध्य के तमिलनाडु में चोलास, दक्षिणी तमिलनाडु में पांड्यास और केरल की साइड में आपको दिखेंगे चेर वंश। ठीक है, ये मुख्य राजवंश है जहाँ पर भारत के जो विभिन्न विभिन्न इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में ये लोग अपने स्वतंत्र रूप से अपना साम्राज्य संभाल रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 7, ये कंप्लीट होती है। इतिहास की वर्कशीट है जिसमें हमने मध्यकालीन राजवंशों के बारे में, इमारतों के बारे में, व्यापारियों के बारे में जाना। तो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।